हेलो एवरीवन। कल हमने क्लास 9th का चैप्टर साउंड शुरू किया था। आज हम उसको आगे डिस्कस करने वाले हैं। कल हमने इसमें कुछ टर्म्स पढ़ी थी, ये यहाँ टेबल की फॉर्म में दी गई हैं, हम उन्हें पढ़ेंगे। कंप्रेशन क्या है? कंप्रेशन कल पढ़ा था हमने, वो रीज़न जहाँ साउंड वेव के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पास होते हैं। उस रीज़न को हम क्या बोलते हैं? कंप्रेशन बोलते हैं। रेयरफैक्शन कौन सा रीज़न होता है? साउंड वेव का वो रीज़न जहाँ पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, उस रीज़न को हम रेयरफैक्शन बोलते हैं। वेवलेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और टू ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। ऐसा यूनिट क्या थी इसकी? मीटर थी। फ्रीक्वेंसी हमने क्या पढ़ी थी? गिवन टाइम में कोई भी वेव कितने नंबर ऑफ ऑस्किलेशन कंप्लीट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसकी ऐसा यूनिट हर्ट्ज होती है। टाइम पीरियड क्या था? एक कंप्लीट ऑस्किलेशन करने में एक वेव कितना टाइम लेती है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसका टाइम पीरियड बोलते हैं। और इसकी ऐसा यूनिट क्या थी? सेकेंड थी। एम्पलीट्यूड क्या था? जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टर्बेंस इन द मीडियम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन से कोई भी वेव कितना डिस्टेंस कवर कर रही है उसे हमने उसका क्या बोला था? एम्पलीट्यूड बोला था। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा साउंड हमें सुनाई देगी। पिच किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी पिच भी उतनी ज़्यादा हाइयर होगी। लाउडनेस क्या होती है? लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड के ऊपर डिपेंड करती है लाउडनेस। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा या फिर एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा साउंड लाउडर होगी। इंटेंसिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया पर सेकेंड। कितने अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पास होती है एक यूनिट एरिया में से पर सेकेंड के अंदर, उसे हम उसकी क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी बोलते हैं। इंटेंसिटी क्या है? एक फिजिकल प्रॉपर्टी है और ये इंडिपेंडेंट होती है ह्यूमन के परसेप्शन पर। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड क्या था? डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए साउंड वेव इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड ऑफ साउंड। इसका फॉर्मूला क्या था? वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड। ट्रफ क्या था? जो लोएस्ट पॉइंट था एक साउंड वेव का उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रफ बोलते हैं। क्रस्ट क्या है? जो हाईएस्ट पॉइंट होता है एक साउंड वेव में उसे हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। मैकेनिकल वेव क्या होती है? वो वेव जिसको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सुपरसोनिक स्पीड एंड सोनिक बूम। सुपरसोनिक स्पीड क्या होती है? जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। जब कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करता है उसको हम क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक स्पीड बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? बुलेट, जेट या फिर एयरक्राफ्ट। अब सोनिक बूम क्या होता है? कोई भी शार्प और लाउड साउंड जो प्रोड्यूस होती है बाय ए सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट उसको हम क्या बोलते हैं? सोनिक बूम बोलते हैं। ये इतनी ज़्यादा लाउड होती है कि ये किसी भी बिल्डिंग को डैमेज कर सकती है या फिर किसी भी ग्लासवेयर को भी डैमेज कर सकती है। जब कोई भी सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट जनरेट होता है तो एक शार्प और लाउड साउंड सुनाई देती है हमें, उसी को हम क्या बोलते हैं? सोनिक बूम बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है वैसे ही रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है। जैसे हमने यहाँ पे एक स्पीकर लगा दिया और यहाँ पर एक ट्यूब लगा दी हमने, उसके बाद एक वुडन का बॉक्स लगा दिया और एक दूसरी ट्यूब इस साइड लगा दी। ये जो बीच में लाइन होती है इसे हम नॉर्मल बोलते हैं। जैसे हम साउंड को इस ट्यूब में से पास करेंगे वो इस वुड से रिफ्लेक्ट होकर इस दूसरी ट्यूब में ट्रैवल करेगी और हमें सुनाई देगी। ये जो बीच में होता है इसे हम नॉर्मल बोलते हैं। जो ये साउंड ट्रैवल कर रही है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट बोलते हैं, और जो साउंड रिफ्लेक्ट होके आई इसको हम रिफ्लेक्टेड लाइट बोलते हैं। हमें रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में यही बताना है। इसके दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होते हैं। कौन से होते हैं वो?
द इंसिडेंट साउंड वेव एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन। जो इंसिडेंट लाइन है, इंसिडेंट साउंड वेव है और रिफ्लेक्टेड वेव है और जो नॉर्मल वेव है वो सारे एक प्लेन में लाई करेंगे। और दूसरा ला क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। नेक्स्ट है एको। एको क्या होता है, वो फिनोमिना जहाँ साउंड प्रोड्यूस होती है दोबारा। जैसे हम पहाड़ों पर जाते हैं, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, अगर हम पहाड़ पर खड़े होकर बोलते हैं, आवाज़ लगाते हैं तो आवाज़ हमें दोबारा सुनाई देती है। तो उसमें कौन सा फिनोमिना काम करता है, एको का फिनोमिना काम करता है। ये सिर्फ जो एको साउंड है सिर्फ हमें पहाड़ों पर ही सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के बीच वो मिनिमम 17.2 मीटर होना चाहिए। इतने डिस्टेंस, इससे डिस्टेंस अगर कम होगा तो हमें आवाज़ दोबारा सुनाई नहीं देगी। वो फिनोमिना जहाँ साउंड क्या होती है, दोबारा प्रोड्यूस होती है ड्यू टू रिफ्लेक्शन। जब हम बोलते हैं तो जो हमारी साउंड है वो पहाड़ से रिफ्लेक्ट होकर हमें वापस सुनाई देती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एको बोलते हैं। और ये सिर्फ पहाड़ों पर ही होता है। एक टर्म होती है रेवर्बरेशन। इसमें क्या होता है, जैसे एको तो सिर्फ पहाड़ों पर ही सुनाई देती है हमें। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, जैसे आप एक कमरे में अकेले हो, बंद कमरे में आपको अपनी आवाज़ गूंजती हुई सुनाई देती है। उसे हम क्या बोलते हैं, रेवर्बरेशन बोलते हैं। उसमें क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, मतलब वॉल से, सीलिंग से और दूसरे सरफेस से हमारी आवाज़ टकराकर वापस आती है। उसे क्या बोलते हैं, रेवर्बरेशन बोलते हैं। लेकिन एको में क्या होता है, सिंगल रिफ्लेक्शन होता है, सिर्फ पहाड़ से जाकर हमारी आवाज़ टकरा के वापस आती है। लेकिन रेवर्बरेशन में क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। एको में जो डिस्टेंस है वो 17.2 मीटर रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन रेवर्बरेशन में ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और ये हमें घर में भी देखने को मिल सकता है। रेवर्बरेशन क्या है, इज द persistent of sound caused by the repeated reflection from walls, ceiling and other surface in an enclosed space. जैसे लार्ज स्पेसेस होते हैं, जैसे ऑडिटोरियम, हॉल्स, ऐसे जगह पे हमारे साउंड रिफ्लेक्ट ना हो, इसके लिए क्या करते हैं, वहाँ की जो वॉल्स है या फिर रूफ है उसको कवर करके रखते हैं ताकि हमें क्लियर आवाज़ सुनाई दे। इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, वॉल्स और रूफ को कवर करके रखते हैं। ऑडिटोरियम या हॉल या सिनेमा हॉल में क्या होता है, उनके जो वॉल्स और रूफ है उनको कवर करके रखते हैं। जैसे साउंड ट्रैवल करेगी तो वो सॉलिड सरफेस से टकरा कर वापस आती है। लेकिन अगर हम इस सॉलिड सरफेस को कवर कर दें किसी भी सॉफ्ट चीज़ से, तो क्या होगा कि जो हमारी साउंड जाएगी, ये सॉफ्ट सरफेस इस साउंड को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से हमारी आवाज़ रिफ्लेक्ट नहीं होगी। ऐसा ही सीट्स में करते हैं, वो क्या करते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ड्यू टू मिनिमम रिफ्लेक्शन को मिनिमाइज करने के लिए। अब है यूज़ ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है, इसका सिर्फ कोई एडवांटेज भी है या सिर्फ डिसएडवांटेज है। तो इसके एडवांटेज क्या है, इसको हम किस में यूज़ करते हैं, मेगाफोन्स में, हॉर्न्स में, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में। इन सब चीज़ों में हम इसका यूज़ करते हैं। और स्टेथोस्कोप में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो डॉक्टर होते हैं वो स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं। स्टेथोस्कोप क्या होता है, एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, जो हमारी हार्ट बीट की जो आवाज़ है उसको सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं। इसका मेडिसिनल यूज़ भी है। और क्या यूज़ है मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का, अकोस्टिक डिज़ाइन ऑफ होल्स। जो होल्स हैं उनका डिज़ाइन, जो उसकी छत होती है, रूफ होती है, उसको हम कर्व सरफेस बनाते हैं उनका। ऐसा क्यों बनाते हैं, ताकि जो साउंड है वो ऐसे रिफ्लेक्ट होती है। तो अगर हम कर्व सरफेस बनाएंगे तो जो आवाज़ आएगी रिफ्लेक्ट होकर वो सब जगह सुनाई देगी, पूरे के पूरे हॉल में सुनाई देगी। लेकिन अगर हम उसका सरफेस कर्व ना करके सिंपल रखें तो क्या होगी, आवाज़ ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक जगह ज़्यादा सुनाई दे, कहीं कम सुनाई दे। ऐसा मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में हमें देखने को मिल सकता है। इसीलिए जो कॉन्फ्रेंस हॉल या सिनेमा हॉल होते हैं, उनकी जो छत होती है उसको हम कर्व शेप में रखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। सो साउंड वेव क्या होती है, जो किसी भी सरफेस से टकराकर वापस आती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। अब आगे एक क्वेश्चन है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन इको एंड रेवर्बरेशन। एको एंड रेवर्बरेशन में डिफरेंस क्या है। एको में क्या होता है, सिंगल रिफ्लेक्शन होके आता है साउंड वेव का, लेकिन जो रेवर्बरेशन है उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है हमें। नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन बतानी है हमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की। सो ये वही एप्लीकेशन है जो हमने पीछे डिस्कस की। ये किस किस में यूज़ होता है, स्टेथोस्कोप में यूज़ होता है, बाय डॉक्टर्स टू हियर, पेशेंट की हार्ट बीट सुनने के लिए यूज़ करते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी हम इसका यूज़ होता है, जैसे मेगाफोन्स में, लाउड स्पीकर्स में, हॉर्न्स वगैरह में। और कॉन्सर्ट हॉल में भी क्या होता है, जो हॉल है उसको, उसका जो डिज़ाइन है वो कर्व स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट होके सब जगह आए। नेक्स्ट टॉपिक है रेंज ऑफ हियरिंग। मतलब एक रेंज होती है हियरिंग की, जिसको हम, उसी रेंज को हम सिर्फ सुन सकते हैं, उससे कम या ज़्यादा रेंज को हम नहीं सुन सकते। तो वो रेंज कितनी होती है जो हम सुन सकते हैं, वो होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। इतनी जो साउंड होगी इसी को हम सुन सकते हैं, इससे ज़्यादा साउंड को हम नहीं सुन पाएंगे। इसीलिए जो रेंज ऑफ हियरिंग है वो 20 टू 20,000 हर्ट्ज होनी चाहिए, उसी रेंज को हम सुन सकते हैं। अगर इससे कम होगी रेंज तो उसको हम नहीं सुन पाएंगे, और अगर इससे ज़्यादा होगी उस रेंज को भी हम नहीं सुन सकते हैं। अब उस रेंज का नाम क्या है जिसको हम नहीं सुन सकते हैं, उनको इनऑडिबल रेंज बोलते हैं। सो इंफ्रासाउंड कौन सी रेंज होती है, वो रेंज जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंफ्रासाउंड बोलते हैं। जो ह्यूमन बॉडी होती है वो इन साउंड को नहीं सुन सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, कई बार जो अर्थक्वेक आता है उसकी आवाज़ कई एनिमल्स सुन सकते हैं, उन्हें पहले ही पता चल जाता है अर्थक्वेक के बारे में। सो अर्थक्वेक की जो रेंज होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, इसलिए हम उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको इंफ्रासाउंड में रखते हैं। अल्ट्रासाउंड क्या होता है, अल्ट्रासाउंड वो रीजन होता है जहाँ पर फ्रीक्वेंसी की जो रेंज होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है, उसको हम अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। और जो ह्यूमन है इसको नहीं सुन सकते हैं अल्ट्रासाउंड को, लेकिन कुछ एनिमल होते हैं जैसे बैट हो गया या कुछ मैराइन मैमल्स होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है कि वो इन अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स हैं उनको सुन पाएँ, क्योंकि उन्हें कम्युनिकेट करने के लिए इन वेव्स की ज़रूरत होती है। अब कई बार एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड 3 नंबर में क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। सो अल्ट्रासाउंड का यूज़ कहाँ होता है, सो फर्स्ट यूज़ है क्लीनिंग में। जो अल्ट्रासाउंड वेव्स है उनका यूज़ हम क्लीनिंग में करते हैं। जैसे कई बार कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो बहुत स्मॉल होते हैं, उनके अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल चले जाते हैं जिनको हम साफ़ नहीं कर सकते, इसीलिए अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करके हम उनका जो डस्ट वगैरह है, ग्रीस वगैरह है या डर्ट है, उनको क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लो डिटेक्शन। कई बार जब हम ब्रिज बनाते हैं सो उनमें जो क्रैक वगैरह आ जाते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक ब्रिज है, इसमें क्या करेंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम इसके अंदर एंटर करवाएंगे। अगर कहीं भी क्रैक होगा तो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होंगी, आगे मूव नहीं करेंगी, वापस आ जाएंगी, जिसकी वजह से हमें क्या पता चल जाएगा, इनकी जो वॉल्स हैं, ब्रिज की जो वॉल्स हैं उसके अंदर क्या है, क्रैक है। सो क्रैक वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। अब कुछ मेडिसिनल एप्लीकेशंस हैं अल्ट्रासाउंड की, वो क्या है, एकोकार्डियोग्राफी। एकोकार्डियोग्राफी में भी हम अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं उनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनोग्राफी। कुछ इंटरनल ऑर्गन है हमारे, जैसे लीवर, किडनी, गैल ब्लैडर, यूट्रस, इनकी जो इमेज है उनको जनरेट करने के लिए भी हम अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। या कई बार हमारी बॉडी में स्टोन वगैरह हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है, या फिर किसी भी ऑर्गन में अगर एबनॉर्मेलिटी है उसको डिटेक्ट करने के लिए भी हम अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चे की डेवलपमेंट है वो कैसे हो रही है उसको डिटेक्ट करने के लिए भी हम अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है किडनी स्टोन्स। कई बार ब्रेस्ट किडनी स्टोन्स को डिटेक्ट करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज़ करते हैं। अब है एडवांटेज ओवर ऑर्डिनरी साउंड। जो ऑर्डिनरी साउंड है उससे इसके एडवांटेज क्या है, इनकी जो वेवलेंथ होती है लॉन्गर होती है किसके कंपैरिजन में, जो ऑर्डिनरी साउंड है उसके कंपैरिजन में। और जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती है ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, क्लियर साउंड प्रोड्यूस करती है और हमें रिलायबल रिजल्ट देती है इंडस्ट्रियल और मेडिसिनल यूजेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, व्हाट इज द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो स्पीड ऑफ साउंड है वो फास्टर किस में हमें सुनाई देती है, सॉलिड में हमें ज़्यादा सुनाई देती है, उसके बाद लिक्विड में और देन उसके बाद गैसेस में हमें स्पीड ऑफ साउंड सुनाई देती है। व्हाट इज़ द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर कितनी रेंज तक सुन सकते हैं, तो वो रेंज कितनी होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन इंफ्रासाउंड एंड अल्ट्रासाउंड। हमें इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड में डिफरेंस बताना है। इंफ्रासाउंड में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है और अल्ट्रासाउंड में जो फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। इंफ्रासाउंड में जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो जो पार्टिकल के वाइब्रेट करने से, और जो वाइब्रेट करते हैं पार्टिकल बहुत स्लो वाइब्रेट करते हैं, लेकिन जो अल्ट्रासाउंड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी वाइब्रेट करते हैं, इसीलिए साउंड प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट टॉपिक है सोनर सिस्टम। सोनर सिस्टम एक टर्म है जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये एक टेक्निक है जिसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, इसमें हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए, डिस्टेंस, डायरेक्शन और स्पीड को मेज़र करने के लिए इन अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। जो अंडर वाटर ऑब्जेक्ट है जैसे सबमरीन वगैरह है, बोट वगैरह है, उनकी डिस्टेंस को, डायरेक्शन को या स्पीड को मेज़र करने के लिए हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करते हैं और उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, सोनार बोलते हैं। ये वर्क कैसे करती है, इसमें एक ट्रांसमीटर होता है और एक डिटेक्टर होता है। ये क्या करता है, ट्रांसमीटर जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं उनको ट्रांसमिट करता है वाटर के थ्रू, और फिर ट्रांसमिट करके ये ज़मीन पे जाएगी, फिर जो वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट बैक होंगी ऑन द डिटेक्टर के पास दोबारा जाएंगी और डिटेक्टर सिग्नल को रिसीव करेगा, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को। इसमें आप देख सकते हैं ये ट्रांसमीटर क्या करेगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स को लेगा और इन्हें नीचे की साइड इंसिडेंट करेगा, उसके बाद ये जो हैं वेव्स रिफ्लेक्ट होकर डिटेक्टर के पास जाएंगे। सोनार सिस्टम का यूज़ हम किस में करते हैं, अंडरग्राउंड जो वाटर में ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं उसके लिए हम सोनार सिस्टम का यूज़ करते हैं। ये प्रोसेस कैसे करता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं वो ट्रांसमिट होंगी थ्रू वाटर, उसके बाद जो वेव है वो रिफ्लेक्ट बैक होंगी बाय एन ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो डिटेक्टर है उन वेव्स को कैप्चर करेगा और फिर हम एनालाइज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस वगैरह को एनालाइज कर सकते हैं। इसमें कई बार न्यूमेरिकल आ जाते हैं, तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, 2D = V × T। यहाँ पर D क्या है, डेप्थ ऑफ द डिस्टेंस है, V क्या है, स्पीड ऑफ द साउंड इन वाटर, T क्या है, टाइम इंटरवल। यहाँ पे दे भी रखे हैं, आप यहाँ से इनको लर्न कर सकते हैं। अब सोनार सिस्टम की एप्लीकेशन क्या है, सोनार सिस्टम का यूज़ हम सी डेप्थ को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं और अंडर वाटर किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस वगैरह को मेज़र करने के लिए भी यूज़ करते हैं। यूज़ ऑफ अल्ट्रासाउंड बाय एनिमल्स, जो एनिमल्स हैं वो अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज़ कैसे करते हैं। जैसे बैट वगैरह है, बैट चमगादड़ होता है, वो क्या करता है, कुछ साउंड प्रोड्यूस करता है, इसकी वजह से अगर आगे कुछ भी ऑब्जेक्ट है ये साउंड जाके यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगी और दोबारा वापस जाएंगी, जिससे बैट को पता चल जाएगा कि आगे कुछ ऑब्जेक्ट है और वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ऐसे ही
पोर्पोइजेस मतलब कुछ फिश वगैरह होती हैं, वो भी क्या करती हैं, कुछ साउंड प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से सिग्नल जाएगा, उन्हें पता चल जाता है कि आगे कुछ ऑब्जेक्ट है, जिससे साउंड इससे रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएंगी और जो कोई भी एनिमल्स है उनको पता चल जाएगा कि आगे कोई ऑब्जेक्ट है और वो अपनी डायरेक्शन को फिर चेंज कर लेंगी। हमारा चैप्टर साउंड कंप्लीट हो गया है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।